नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के इतिहास का 8वां क्लास है और ये क्लास है कक्षा 8 के SCRT पर आधारित, जिसका कि यह भाग 2 है। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। इसी तरह बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाली सभी सूती कपड़ों को उन्होंने मसलिन नाम दिया था। आगे आपका है कि इंग्लैंड ने 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उसके आयात को इंग्लैंड ने रोक लगा दिया। सूरत और अहमदाबाद पटोला बुनाई के केंद्र से इसी तरह से बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर सजावटी डिजाइन बनाई जाती थी। आमतौर पर इनमें सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। तो बेसिक तौर पे जामदानी बुनाई के केंद्र कौन थे? ढाका और लखनऊ। आगे है कि 1813 ईस्वी में इंग्लैंड ने मुक्त व्यापार की नीति बनाई। इस तरह से सिर्फ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त की और जिसके कारण भारत में औद्योगिकीकरण की स्थिति पैदा हुई। औद्योगिकीकरण का मतलब यह है कि अब औद्योगिक संबंधी किसी प्रकार की चीज़ें नहीं होगी, अब केवल कृषिगत संबंधी चीज़ें होंगी। आगे कि सन 1854 ईस्वी में मुंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कावस जी नानाजी दाभर नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। तो मुंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना 1854 में और 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। 1906 में कोयला खान का उद्योग की शुरुआत की गई। 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार वर्तमान के झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना की गई। यही स्थान आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। तो टिस्को या टाटा स्टील की स्थापना कब की गई? 1907 में। आगे की प्रथम विश्व युद्ध के और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का सारा ध्यान युद्ध की सामग्रियों में लगा रहा, जिससे पुनः भारतीयों को अपने पारंपरिक कामों से लाभ उत्पन्न हुआ। स्थिति हुई क्या थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होना शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने अधिक से अधिक युद्ध में शामिल होने वाली सामग्रियों को बनाना शुरू किया और जिसके कारण वहाँ पे जो दैनिक चीज़ों की डिमांड थी उसकी मांग बढ़ने लगी और उसी मांग को पूरा करने के लिए भारतीयों ने अपने पारंपरिक कामों को फिर से शुरू किया और जिससे कि भारत में एक नए औद्योगिक युग का विकास हुआ और परिणाम स्वरूप समाज में दो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, एक औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और दूसरा आधुनिक मजदूर वर्ग। 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की स्थापना की गई और यह पूरे भारत में व्यापारियों के हित के लिए काम करने के लिए व्यापारिक संस्था बन गई। तत्कालीन समय में भारत में सूती कपड़ा का जो मुख्य केंद्र था वह मुंबई था और जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र जो था वह बंगाल था। मजदूरों के लिए 1927 में सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नामक संगठन बनाया गया जो मजदूरों के हित की रक्षा करने वाली संस्था बनी। संभावित प्रश्न में देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से क्या था? तो आपके क्या था? वस्त्र उद्योग। आगे कि फिक्की की स्थापना कब की गई? 1927 में। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बंगाल था। 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए। अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1920 में। आगे आपका कि भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की सेना काफ़ी अधिक थी और इसमें भी सबसे अधिक जो सैनिक थे वह अवध प्रांत से थे। तत्कालीन समय में भारतीयों को हवलदार या सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था। ये बात कर रहे हैं हम लोग 1857 की क्रांति के एवज में।
1856 में भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुद्र पार जाना होगा, ऐसा कानून बनाया गया। और बेसिक तौर में उस समय एक मिथक था, और खास करके उत्तर भारत में जो अवध वाला प्रांत था, क्योंकि दक्षिण भारत वाले तो जाते थे, तो अवध वाले प्रांत में या उत्तर भारत में एक मिथक था कि यदि आप समुद्र पार जाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिससे कि तत्कालीन समय में सैनिकों में थोड़े से असंतोष हुआ। और आगे हम पढ़ेंगे रॉयल एनफील्ड के कारतूस के बारे में। हालांकि उससे पहले एक नज़र डालते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो बहादुर शाह जफर और बख्ता बेसिक तौर पे 1857 क्रांति का नेतृत्व के हाथ में था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय आप कह लें, जो कि तत्कालीन मुगल सम्राट थे और साथ ही साथ अंतिम मुगल सम्राट भी थे। इनकी मृत्यु 1862 में रंगून में हो गई। तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां विद्रोह का समय, इन्होंने विद्रोह कब किया? तो 11 से 12 मई 1857 को, और इनका केंद्र क्या था? दिल्ली। और इनके दमन के लिए कौन व्यक्ति था? निकोलस और हडसन। और इनको विद्रोह को दबा दिया गया 21 सितंबर 1857 को। अगले व्यक्ति हैं नाना साहब और तात्या टोपे। इन्होंने विद्रोह कब शुरू किया? 5 जून 1857 को, और इनका केंद्र था लखनऊ अरे कानपुर। और इनके विद्रोह को दबाने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी था उसका नाम था कैंपबेल, और इस ब्रिटिश अधिकारी ने 6 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया। और इसी दौरान नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। अगला है बेगम हजरत महल, और इन्होंने 4 जून 1857 को विद्रोह को प्रारंभ किया, और इनका केंद्र था लखनऊ। और इनके विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेजी सेना नायक था वह था कैंपबेल, और इसने सफलतापूर्वक मार्च 1858 को विद्रोह को दबा दिया। और विद्रोह के समा दबने के बाद इनकी जब पराजय हुई तो बेगम हजरत महल भी कहाँ पे चली गई? नेपाल चली गई। अगले हैं आपके रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, ठीक है, जून 1857 को, ठीक है, विद्रोह शुरू किया गया, और इनका केंद्र था झांसी और ग्वालियर। और इनके विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेजी सेना नायक था वह था जनरल यूरोज, और इसने 3 अप्रैल 1858 को विद्रोह को दबा दिया। और इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। और इसी दौरान जनरल यूरोज का एक स्टेटमेंट आता है कि 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द नायक था, वह कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। अगले आपके लियाकत अली, इनका समय था 1857 में, और इनका केंद्र था इलाहाबाद और बनारस। और इनके विद्रोह को दमन के लिए जो सेना नायक था, ब्रिटिश सेना नायक था, वह था कर्नल नील, और इसने 1858 में इस विद्रोह का दमन कर दिया। आगे आपके कुंवर सिंह बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका समय था 1857, अगस्त 1857 में इन्होंने विद्रोह को शुरू किया। और इनका केंद्र था जगदीशपुर का तत्कालीन बिहार, क्योंकि यह जगदीशपुर के जमींदार थे। और इनके विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज सेना नायक तो था मेजर विस्टन आयर, और 1858 में इनके विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये कुछ लोग थे। आगे हम पढ़ते हैं कि 1857 के दौरान एनफील्ड राइफलों में जो कारतूस होते थे उन पे गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र थी, और सूअर बेसिक तौर पे मुसलमानों के, तो दोनों के लिए यह क्या था? एक धार्मिक भ्रष्ट करने वाली नीतियों के बारे में बेसिक तौर पे चीज़ें थी, और जिसके कारण अंग्रेजों, मतलब जो भारतीय सैनिक थे, उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। मार्च 1857 में बैरिकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूस और राइफल को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा किया, और उन्हें गिरफ्तार करके 10 वर्षों की सजा सुना दी गई। 10 मई 1857 को उपरोक्त घटना से सैनिकों ने पूरी छावनी में विद्रोह कर दिया, और अपने साथियों को छुड़वाने अपने अफसरों की हत्या कर दी, और शस्त्रागार लूट लिए। और यह क्रांति मेरठ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को। माझा प्रवास एक पुस्तक है जिसके लेखक जो है महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण हैं जिनका नाम है विष्णु भट्ट गोडसे, और इसने झांसी की रानी और 1857 के विद्रोह की पूरी जानकारी मिलती है। तो माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट। और इसमें बेसिक तौर पे झांसी की रानी का जो 1857 का विद्रोह था उनके आंखों देखा हाल का जिक्र माझा प्रवास में है। 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा जारी एक घोषणा पत्र था जिसे आजमगढ़ घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें विद्रोहियों की डिमांडें थी, और आगे चल के कुछ डिमांडों की पूर्ति अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया। तो यह था आपका आजमगढ़ घोषणा पत्र, जो कि 25 अगस्त 1857 को था। आगे बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ पे 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल चले गए। 1858 में ब्रिटिश संसद में कानून पास करते हुए भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और यहीं से भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है, और यह कब तक चलता है? 1947 तक। और इसी दौरान एक मंत्री पद की नियुक्ति की गई, जो कि ब्रिटिश संसद का एक मंत्री हुआ करता, जिसे भारत सचिव की संज्ञा दी गई।
आगे एक सैनिक ढांचे में बदलाव करते हुए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। अब उनका अनुपात 2:5 हो गया, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों पे 2 गोरे सैनिक रहेंगे। आगे आपका बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन की जो शुरुआत है 1822 में हुई। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक चीज़ों पे अंकुश लगा रहे थे उसको दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए 1822 में बहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई और ये 1868 तक सक्रिय रहा। इसके प्रमुख नेता जो थे वह विलायत अली और इनायत अली थे और इन्होंने 1857 में के विद्रोह में कुंवर सिंह की मदद, कुंवर सिंह वही जो जगदीश सिंह के, इनकी काफ़ी अच्छी खासी मदद करी। इससे संभावित प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ से। अगला है आपका कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा नेता थे, तो बैरकपुर के। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लक्ष्मीबाई ने। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, जगदीशपुर के। और बहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो विलायत अली ने किया था। आगे की 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। यह अपने आप में भारत का पहला मदरसा और कॉलेज था। विलियम्स जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना की और यह एक अनुवादक संस्था था जो बेसिक तौर पे भारत के जो वेद पुराण थे जो संस्कृत और फारसी में लिखे गए थे, अन्य जो मुगल काल के जो कृत जो फारसी में लिखे गए थे उनको अनुवाद करने के लिए बेसिक तौर पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई। 1813 में ब्रिटिश संसद ने भारत पर प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने का कानून बनाया। मैकाले के मत के अनुसार 1835 में आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगा तथा भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बेसिक तौर पे बल किसको दिया गया, अंग्रेजी को, और जो भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी उस पर बल नहीं दिया जाएगा तथा स्कूल स्तर की शिक्षा के स्वरूप को पहले वाले ही स्वरूप में छोड़ दिया गया और पूरी पाठ्यक्रम पुस्तकों की जो पाठ्य पुस्तक छापने लगे वह अंग्रेजी में छपाने लगे और उच्च स्तर जो शिक्षा थी वह बेसिक तौर पर क्या हो गई, अंग्रेजी में। जैसे कि हम निम्न स्तर की बात करें तो 1 से 5 तक की जो शिक्षा थी वह भारतीय भाषाओं पे थी, इस पर किसी प्रकार कोई बल नहीं आ जाता, लेकिन इनकी पुस्तकें अब किस में छापी जाने लगी, अंग्रेजी पे। लेकिन उच्च स्तर की जो शिक्षा थी, ठीक है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो वह बेसिक तौर पे अंग्रेजी भाषा में थी। तो इस तरह से भारतीयों में पहली बार लोगों के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की और बेसिक तौर पे जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति थी उसके समर्थक कौन थे, राजा राम मोहन राय, जिसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1854 में इसे और मजबूत एवं व्यवस्थित बनाया गया और इस वर्ष इंग्लैंड से अंग्रेज शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम से शिक्षा से संबंधित एक नीति संबंधी पत्र भेजा गया और इस नीति पत्र में वुड डिस्पैच भारत में लागू हुआ और यह लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की एक रूपरेखा थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो सके। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि अंग्रेज भारतीयों की शिक्षा के हितधारक नहीं थे कि वो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे। बेसिक तौर पर उनका उद्देश्य ये था कि जैसे कि वो भारत में आए थे शासन करने के लिए और भारतीय शासन पद्धति को समझने के लिए उन्हें क्या था कि भारतीय कानून को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर इनका हम विद्रोह करेंगे, इनके कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारा विद्रोह कर देंगे। तो इनके पास इतना मैन पावर नहीं था कि वह उन चीज़ों को पढ़ के अंग्रेजी में अनुवाद कर सकें और जिसके कारण इन्होंने बेसिक तौर पर अंग्रेजी, क्योंकि भारतीय जो थे वह संस्कृत और फारसी अच्छे जानते थे लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उनको अगर हम अंग्रेजी सिखा दें तो उनके द्वारा जो वेद पुराण लिखे गए हैं उनको अच्छे से वह समझ कर क्या करेंगे, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपने पता है बहुत सारे वेद पुराणों को क्या किया गया कि उनका अनुवाद किया गया। तो इनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, इनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि इनके नीति ग्रंथों को समझाया जा सके, तो इसलिए इन्हें शिक्षा दी जाए और शिक्षा के कारण उनको क्या करें, अनुवाद कर सकें। आगे है आपका कि 1854 की शिक्षा नीति से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियम बनाए गए और शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1857 में 3 शहरों में विश्वविद्यालय खोले गए और वो शहर थे कोलकाता, मुंबई और मद्रास। आगे के 1830 में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स ने बिहार और बंगाल जिलों का दौरा किया और उसने शिक्षा के प्रगति का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करी जो कि कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में था। इनका बेसिक तौर पे ये था कि बच्चों को जो शिक्षा है एक बंद रूम में देने से उनका मानसिक जो मतलब उनका जो सोचने समझने की क्षमताएं होती है वो कुंठित हो जाती हैं। इनके खुले वातावरण में शिक्षा दिया जाएगा तो वह और अच्छे से प्रबल होंगे, तो इसलिए कोलकाता से दूर एक ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, शांति निकेतन की 1901 में स्थापना की। 1835 में पटना
कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना की गई और यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। और इसी कड़ी में 1836 में आरा में, 1837 में भागलपुर में, 1839 में छपरा में और 1845 में गया और मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल स्थापित किए गए। 1867 में पटना में बांकीपुर में बालिका विद्यालय खोला गया और यह पटना का पहला बालिका विद्यालय था। 1868 में भागलपुर में मोचदा बालिका विद्यालय और 1884 में मुजफ्फरपुर में मुखर्जी सेमिनरी प्रमुख था। तो पटना में पहला बालिका विद्यालय कब खोला गया? 1867 में। और पटना में पहला हाई स्कूल की स्थापना कब की गई? 1835 में। 1884 में सर सैयद अहमद खां से प्रभावित होकर एक मौलवी मोहम्मद हसन थे, उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना करी। अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो 1863 में पटना में स्थापित पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज था। लंगट सिंह कॉलेज बिहार के 5वें और उत्तर बिहार का प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 स्थापित किया गया और यह बिहार में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए काफ़ी हद तक मदद किया। अब इससे संभावित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून को अध्ययन करने को क्यों जरूरी मानते थे? तो यह है कि भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए। अगला है कि आधुनिक शिक्षा की भाषा किसे बनाया गया? तो अंग्रेजी को बनाया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। आगे की औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? तो इसलिए क्योंकि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण, क्योंकि उस समय यह था कि जो लोग अंग्रेजी जानते थे वो अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ मानने लगे थे। तो इसीलिए इसके बारे में महात्मा गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया था। आगे कि भारत में सामाजिक भेदभाव जो है जाति व्यवस्था पे आधारित रहा। महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जन्म 1824 में हुआ और इनकी मृत्यु 1890 में हुई। ज्योतिबा राव फुले ब्राह्मणवाद के बेसिक तौर पे एक सख्त खिलाफ थे और ज्योतिबा राव फुले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। और 1873 में इनकी पुस्तक आई जिसका नाम था गुलाम, और कई जगहों पर इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी मिलता है। इसमें इन्होंने ठीक ठाक ब्राह्मणवाद के विरोध में अपनी बातों को कहा है और इन्होंने एक समाज का एक बेसिक तौर पे एक सोसाइटी की स्थापना किया जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। वीर सेलिंगम के जन्म की अगर बात करें तो वीर सेलिंगम जो है इनका जन्म 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1919 में हुई। दक्षिण भारत में सामाजिक भेदभाव को लेकर वंचित वर्ग द्वारा कई आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे। अगला है आपका नारायण गुरु का जन्म। नारायण गुरु का जन्म जो है 1855 में हुआ और इनकी मृत्यु 1928 में हुई। इन्होंने निम्न जातियों के भीतर जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और इन्होंने गैर बराबरी आंदोलन की शुरुआत केरल में की थी और इन्होंने 1902 में नारायण धर्म परिपालन योगम की भी स्थापना की थी। अगला है कि मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1818 में दिया गया एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त होता है कि निचली जातियों के समूह से आए खेतिहर मजदूर लगभग गुलामी की स्थिति में खेल लिए गए थे। अगले हम बात करते हैं पेरियार का। इनका पूरा नाम आता है ई रामास्वामी नायकर या पेरियार। इनका जन्म 1879 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन आगे बढ़ा, इनके नेतृत्व में आगे बढ़ा और इनका सबसे विशेष योगदान ये रहा कि यह जाति व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। ये हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। 1925 में इन्होंने अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम लोग आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका कि भारत में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन जो हुआ 1919 में हुआ था। 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया और इसी को ध्यान में रखते हुए 1933 में इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन हुआ और इसी दौरान उन्होंने दलित मुक्ति आंदोलन की भी शुरुआत की थी। 1927 में महादलित सत्याग्रह की शुरुआत की गई और 1942 में अनुसूचित जाति संघ की भी स्थापना इन्होंने किया और इन्होंने 1950 में बौद्ध धर्म को अपनाया। अब इससे हम लोग संभावित प्रश्न को देखते हैं। तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की। गैर बराबरी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो गैर बराबरी आंदोलन जो है केरल में वह नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो आत्मसम्मान आंदोलन। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो हरिजन सेवा संघ जो है 1932 में गठित किया गया और 33 में उन्होंने हरिजन पत्रिका की शुरुआत करी।
भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना किया गया? तो बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना 1924 में किया गया। तो दोस्तों ये रहे क्लास 8 के, ठीक है, दूसरा वीडियो। इसको मतलब कि इसके 2 पार्ट और रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।